यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्लूटूथ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है जिसका एम किया गया था एक ऐसे नेटवर्क के लिए जिसका नाम था एडॉक पीका नेट्स। इसके लिए एम किया गया था ब्लूटूथ को। ठीक है, अब ये जो एडॉक पीका नेट्स हैं, ये एडॉक पीका नेट्स क्या चीज़ है? देखिए, एडॉक पीका नेट्स ऐसे तरह के लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड कवरेज में वर्क करते हैं। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड कवरेज पे वर्क करते हैं और इनमें कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा लेस इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट में एक एडॉक पीका नेट वर्क कर सकता है। अब यह जो एडॉक पीका नेट है, यह बहुत ही डिफरेंट तरह का नेटवर्क है जिसकी मदद जो कि आवश्यक होता है डिफरेंट तरह के स्मॉल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर अप हो रहा है वो कवर अप हो रहा है अप्रॉक्स 10 मीटर तक कवर अप हो रहा है। अब 10 मीटर के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वायरिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव वायरिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ना ही हमें कोई बहुत बड़ा वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिससे हम दो स्मॉल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकें। कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम ग्रॉस डेटा रेट है, यहाँ पर जो मैक्सिमम ग्रॉस डेटा रेट है वो भी उतना ज़्यादा नहीं था, वो था 1 MB पर सेकेंड। और यहाँ पर जो सर्विसेज मिल रहे थे, जो सर्विसेज अवेलेबल थे, है ना, डेटा सर्विसेज अवेलेबल थे और वॉइस सर्विस अवेलेबल थे। यहाँ पर डेटा जो था एज असिंक्रोनस सर्विस था, जबकि वॉइस जो था वो एक सिंक्रोनस सर्विस था। जो भी ट्रांसीवर यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, जो भी ट्रांसीवर इस पर्पस के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहे थे वो बहुत ही चीप थे, काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे। और हमारा यहाँ पर जो गोल था, मेन गोल था, वो ये था कि हम ऐसे डिवाइसेस बना सकें जिनको बनाने में जो खर्चा हो वो लगभग $5 या €5 के आसपास हो, उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इस आइडिया पे वर्क किया गया, और वर्क करने के बाद इसका जो इम्पैक्ट है बहुत जल्दी दिखा। 2001 में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आए, ठीक है, 2001 में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आए, लगभग सभी मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स हों, चाहे PDS हों, चाहे वीडियो कैमरास हों, सभी में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इनबिल्ट होके आई। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इनबिल्ट होके आई। जिस ग्रुप ने ब्लूटूथ पे वर्क किया था, ठीक है, जिस ग्रुप ने ब्लूटूथ पे वर्क किया था, उन्होंने कुछ पॉइंट्स या कुछ क्राइटेरिया डिस्कस किए वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में। और ये 5 क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से थे। पहला जो क्राइटेरिया था वो था मार्केट पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, पहला क्राइटेरिया था वो था मार्केट पोटेंशियल से रिलेटेड, यानी कि कितने एप्लीकेशंस पे, कितने डिवाइसेस पे कितने वेंडर्स के पास, यानी कि कितने मैन्युफैक्चरर्स के पास या फिर कितने कस्टमर्स के पास कोई सर्टेन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो ये पहला क्राइटेरिया था, वो था मार्केट पोटेंशियल। सेकेंड जो क्राइटेरिया था वो था कंपेटिबिलिटी का। कंपेटिबिलिटी का, यानी कि जो भी हम यहाँ पर डिवाइसेस
या फिर नेटवर्क स्टैंडर्ड यूज़ करें वो कंपेटिबल होना चाहिए IEEE 802 स्टैंडर्ड के साथ क्या होना चाहिए, कंपेटिबल होना चाहिए। थर्ड जो क्राइटेरिया था वो था डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, यानी कि जो भी हम डिवाइस बनाएं या जो भी हम नेटवर्क स्टैंडर्ड यूज़ करें उसमें कॉस्ट का, लो पावर का, स्मॉल साइज का, ये सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कवर अप होने चाहिए। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर का क्राइटेरिया था वो था टेक्निकल फिजिबिलिटी। ठीक है, टेक्निकल फिजिबिलिटी इसका मतलब ये है कि जिस भी डिवाइस का या जिस भी नेटवर्क स्टैंडर्ड का हम प्रोटोटाइप बनाएं वो टेक्निकली वर्केबल होना चाहिए, टेक्निकल वो वर्क करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था वो था इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिकली जो भी हम डिवाइस है, जो भी हम नेटवर्क स्टैंडर्ड क्रिएट करें वो इकोनॉमिकली सूटेबल हो, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट का ना हो। यानी कि जिस भी डिवाइसेस या नेटवर्क स्टैंडर्ड पे हम वर्क करें वो एज़ पर द इकोनॉमिक चीप हो, सस्ता हो, जिससे हम इसको हाई वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा क्या कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है। तो ये जो 5 क्राइटेरिया हमने यहाँ पर डिस्कशन किए जिसमें था मार्केट पोटेंशियल, कंपेटिबिलिटी, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ये सारे क्राइटेरिया जो थे वो फिट हो रहे थे ब्लूटूथ पे। तो इसीलिए इन सारे क्राइटेरियाज को देखते हुए WPAN ग्रुप ने ब्लूटूथ को एज अ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क अडॉप्ट किया। यह जो ब्लूटूथ था यह 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ISM बैंड पे ऑपरेट होता था। इस ब्लूटूथ पे जो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स थे वो थे 79 चैनल्स थे इसमें, और ये चैनल्स चलते थे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलते थे, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पे चलते थे, जिसमें कि 1 मेगाहर्ट्ज़ का कैरियर स्पेसिंग भी मौजूद था, ब्लूटूथ नेटवर्क में जुड़ा हुआ हर डिवाइस परफॉर्म करता था फ्रीक्वेंसी होपिंग, जिसमें कि 1600 होप्स हो सकते थे पर सेकेंड, और ये होप्स हो सकते थे एक स्यूडो रैंडम फैशन में, ये होप्स हो सकते थे। ब्लूटूथ अप्लाई करता था FHSS इंटरफेरेंस के लिए, ब्लूटूथ अप्लाई करता था FHSS इंटरफेरेंस मिटिगेशन के लिए, और FHCDMA यानी कि फ्रीक्वेंसी होपिंग कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस फॉर सेपरेशन ऑफ नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जाता था ब्लूटूथ के द्वारा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है ब्लूटूथ से रिलेटेड, वो है पिकोनेट। अब पिकोनेट क्या है? देखिए, पिकोनेट एक तरीके का कलेक्शन ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस है। पिकोनेट एक तरीके का कलेक्शन ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस है जो कि सिंक्रोनाइज्ड होता है, सेम होपिंग सीक्वेंस पे यह सिंक्रोनाइज्ड होता है। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं पिकोनेट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बनेगा एक तरीके का सर्कल जैसा बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ डिवाइसेस होंगी जिनके रोल्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है,
सबसे पहले मैं डिवाइसेस को ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं इनके रोल्स आपको अलग अलग करके बताऊँगा। ये डिवाइसेस हैं अलग अलग। ठीक है, चलिए अब डिवाइसेस के रोल बताते हैं। देखिए ये है, इसका रोल है एम फॉर मास्टर, ये एस फॉर स्लेव, पी फॉर पैंग्ड, पी फॉर पैंग्ड, ये है एस बी मतलब स्टैंड बाय। ठीक है, तो ये एक तरीके का पिकोनेट नेटवर्क है जिसमें आप अलग अलग डिवाइसेस देख सकते हैं जिनके डिफरेंट रोल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया, जिस डिवाइसेस में लिखा हुआ था एम, वो है आपका मास्टर है। ठीक है, जितने भी अदर डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड होते थे मास्टर के साथ, और जो डिवाइसेस मास्टर से कनेक्टेड होते थे वो कहलाते थे एस यानी कि स्लेव्स कहलाते थे। अब यह जो मास्टर होता था, यहाँ पर मास्टर जो होता था वो एस के लिए यानी कि स्लेव्स के लिए डिफाइन करता था, होपिंग पैटर्न को डिफाइन करता था, और स्लेव्स को इन पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज करना चाहिए। हर पिकोनेट के लिए एक तरीके का यूनिक होपिंग पैटर्न होता है। हर पिकोनेट के लिए एक तरीके का यूनिक होपिंग पैटर्न होता है। सपोज़ कोई डिवाइस पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है, सपोज़ कोई डिवाइस पार्टिसिपेट करना चाहता है, किस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, पिकोनेट में सपोज़ पार्टिसिपेट करना चाहता है। ठीक है, तो उस डिवाइस को सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है। दो एडिशनल तरह के डिवाइसेस भी हो सकते हैं, जैसे हो सकता है आपका एक पार्क डिवाइसेस। अब ये जो पार्क डिवाइसेस जो होते हैं ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पिकोनेट में, यानी कि इनका कोई भी कनेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो है ये नॉन हो सकते हैं, ये जो है नॉन हो सकते हैं और रीएक्टिवेटेड हो सकते हैं कुछ मिली सेकेंड्स में। इसके अलावा कुछ और डिवाइसेस हैं जैसे कि SB यानी कि स्टैंड बाय डिवाइसेस, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पिकोनेट में। हर पिकोनेट में एग्जैक्टली 1 मास्टर हो सकता है और इसमें लगभग 7 साइमल्टेनियसली स्लेव्स हो सकते हैं, और 200 से ज़्यादा डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, यहाँ पर पार्क्ड हो सकते हैं। तो इस तरीके से मास्टर प्लस स्लेव, इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम 8 डिवाइसेस ही क्या हो सकते हैं, एक्टिव डिवाइसेस हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 बिट का एड्रेस जो है वो यूज़ होता है ब्लूटूथ में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक के बारे में, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं जो कि लेयर वाइज क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस से बनाना चालू करते हैं इस डायग्राम को। देखिए, सबसे बेस में होता है यहाँ पर रेडियो, रेडियो के ऊपर इसमें होता है बेस बैंड, बेस बैंड के ऊपर यहाँ बहुत सारे और अलग अलग प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, जैसे कि एक हो सकता है आपका ऑडियो,
इस ऑडियो से जुड़े हुए और कौन कौन से हो सकते हैं? इससे जुड़े हुए हो सकते हैं RF कॉम, ठीक है। RF कॉम मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। इसके अलावा इससे जुड़े हुए हो सकते हैं L2CAP, L2CAP, और इसी में जुड़े हुए हो सकते हैं होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस, लिंक मैनेजर। ये सभी क्या हो सकते हैं? जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑडियो RF कॉम के ऊपर भी और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, जिनको मैं यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। देखिए, ऑडियो और RF कॉम के ऊपर भी और भी प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, जैसे कि एक हो सकता है यहाँ पर ऑडियो एप्स, वी कार्ड, ओबैक्स, NW एप्स, TCP UDP, टेलीफोनी एप्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट एप्स हो सकते हैं। इसके अलावा IP, ट्रिपल पी, AT मॉडेम कमांड्स हो सकते हैं यहाँ पर, TCS बिन हो सकता है, SDP हो सकता है। इसके अलावा कंट्रोल भी हो सकते हैं। तो ये सारे जितने अभी हमने ड्रॉ किए ये किसके ऊपर आएंगे? ये ऑडियो एप्स जो आएगा ऑडियो के ऊपर आएगा, RF कॉम के ऊपर में आएगा वी कार्ड और ओबैक्स आ जाएगा, और इसी के अलावा इसके ऊपर RF कॉम के ऊपर आएगा आपका NW, TCP UDP, IP, ट्रिपल पी। ये किसके ऊपर आ जाएगा? RF कॉम के ऊपर। इसके अलावा RF कॉम के ऊपर और कौन से आ जाएंगे? टेलीफोनी एप्स, AT मॉडेम कमांड्स, TCS बिन, ये सारे आ जाएंगे। L2CAP से जुड़े हुए क्या हो सकते हैं? TCS बिन हो सकते हैं, SDP हो सकता है, और मैनेजमेंट एप्स। जबकि ये जो कंट्रोल है ये जुड़ा रहेगा आपके डायरेक्टली लिंक मैनेजर से। SDP का मतलब होगा यहाँ पर सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल, AT मतलब अटेंशन सीक्वेंस, OBEX मतलब ऑब्जेक्ट एक्सचेंज, और TCS बिन मतलब टेलीफोनी कंट्रोल प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन इन बाइनरी। ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कोर प्रोटोकॉल्स हमने आपको बताए हैं उनका एक बार हम छोटा सा स्मॉल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ठीक है। कोर प्रोटोकॉल्स इन ब्लूटूथ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर रहता है रेडियो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बेस में था। यह क्या है? यह एक स्पेसिफिकेशन है। यह एक स्पेसिफिकेशन किसका स्पेसिफिकेशन है? एयर इंटरफेस का यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन है। यानी कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इसमें हो सकते हैं फ्रीक्वेंसीज, मॉड्यूलेशंस और ट्रांसमिशन पावर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट कोर प्रोटोकॉल है वो है बेस बैंड। तो बेस बैंड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इसमें हो सकता है डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, पैकेट फॉर्मेट हो सकता है, टाइमिंग हो सकता है, और बेसिक QoS पैरामीटर्स इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इसमें हो सकता है लिंक सेटअप के लिए प्रोटोकॉल हो सकता है, और लिंक मैनेजमेंट के लिए प्रोटोकॉल्स हो सकता है,
और यह जो लिंक मैनेजमेंट होता है डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में होगा, जिसमें इंक्लूड होंगे बहुत सारे अलग अलग सिक्योरिटी फंक्शंस इंक्लूड होंगे और पैरामीटर नेगोशिएशन भी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है वो है लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडप्शन प्रोटोकॉल, जिसे हम कहते हैं L2CAP हम कहते हैं। अब L2CAP में क्या होता है, इसमें होता है एडप्टेशन ऑफ हायर लेयर्स, इसमें होता है एडप्टेशन ऑफ हायर लेयर टू द बेस बैंड, इसमें हो सकता है। नेक्स्ट है सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल SDP। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है डिवाइस डिस्कवरी हो सकता है, डिवाइस डिस्कवरी हो सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है, प्रॉक्सिमिटी के, प्लस क्वेरिंग हो सकता है ऑफ सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि L2CAP के टॉप में RF-COM नाम का प्रोटोकॉल्स हो सकता है। RF मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन नाम का एक प्रोटोकॉल हो सकता है, जो कि एक सीरियल लाइन इंटरफेस को इमुलेट करता है, जिसमें कि एक स्टैंडर्ड यूज़ होता है जिसका नाम है EIA232, जिसे पहले RS-232 स्टैंडर्ड्स नाम से भी जाना जाता था। अब इसके यूज़ से क्या होता है, इसके यूज़ से एक सीरियल लाइन केबल्स के लिए एक रिप्लेसमेंट जनरेट होता है, और इसमें बहुत सारे लीगेसी एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट किया जा सकता है, और प्रोटोकॉल्स को भी सपोर्ट किया जा सकता है ब्लूटूथ के ऊपर रन करने के लिए। इसके अलावा इसमें एक और प्रोटोकॉल होता है जो कि है TCS बिन। अब ये जो TCS बिन होता है, यह डिस्क्राइब करता है एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब करता है, जो कि डिफ़ाइन करता है कॉल कंट्रोल सिग्नलिंग को डिफ़ाइन करता है। इसके अलावा और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि HCI यानी कि होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस। यह एक इंटरफेस होता है बिटवीन द बेस बैंड एंड L2CAP, इन दोनों के बीच में एज ए इंटरफेस वर्क करता है HCI। और भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि नेटवर्क का स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल भी ब्लूटूथ पे यूज़ होता है, जो कि रन होता है ओवर द PPP प्रोटोकॉल, या फिर इसमें कुछ ज़्यादा एफिशिएंट प्रोटोकॉल BNEP भी यूज़ किया जाता है, जैसे जिसका नाम है ब्लूटूथ नेटवर्क इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। टेलीफोनी एप्लीकेशंस भी इसमें होते हैं। ये टेलीफोनी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं AT मॉडेम के कमांड्स को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इसमें कॉन्टैक्ट्स डिटेल वगैरह रखने के लिए V कार्ड का यूज़ होता है, जो कि कैलेंडर या फिर बिजनेस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं। और इसमें कुछ ऑडियो एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल होता है, ऑडियो के ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ ऑडियो से रिलेटेड सिग्नल एनकोडिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है ऑडियो एप्लीकेशंस का। इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।